आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टो बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तक हमने इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। मैं लेसन नंबर 7 12वीं क्लास भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। आपको कंटिन्यू मैंने फर्स्ट चैप्टर से 7 चैप्टर तक 7 वाला चल रहा है, कंप्लीट करवा दिया है। आप रोज़ाना पढ़ते रहें, एक वीडियो को 2 बार देखें कम से कम, और इसके डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेने के बाद आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा जो आज पढ़ना है, धारा मापी। धारा मापी का मतलब देखो, धारा को मापने वाला ऐसा उपकरण जो विद्युत धारा को मापता हो क्या कहलाता है? धारा मापी कहलाता है। तो रटना कुछ भी नहीं है, वह उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है क्या कहलाता है? धारा मापी कहलाता है। धारा मापी की सहायता से एमीटर तथा वोल्टमीटर बनाए जा सकते हैं। ये नई बात आई है। एमीटर से आप अच्छे से परिचित हैं। एमीटर क्या मापता है? एमीटर मापता है किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, और वोल्टमीटर मापता है किसी परिपथ में उपस्थित दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को। तो एमीटर और वोल्टमीटर जो हैं ये वास्तव में धारामापी की सहायता से बनाए जाते हैं। मतलब एक शंट प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़कर एमीटर और वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के बात हो गई कि धारामापी की सहायता से एमीटर तथा वोल्टमीटर बनाए जा सकते हैं। अगला टॉपिक अगला देखिए, इसमें धारामापी 2 प्रकार के होते हैं। धारामापी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रकार देखो, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी का मतलब होता है ऐसा धारामापी जिसमें कुंडली जो है वो चलायमान अवस्था में हो, अर्थात चलने की स्थिति में हो, उसे चल कुंडली धारामापी कहते हैं। चल चुंबक धारामापी, इसमें जो है वो कुंडली को फिक्स कर देते हैं, इसमें कुंडली को फिक्स कर देते हैं। इसलिए आप इसका मतलब ये ना समझे कि इसमें चुंबक चलता है इसमें कुंडली चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल चुंबक धारामापी में कुंडली को किसी 2 दृढ़ आधारों के बीच में फिक्स कर देते हैं, यहाँ वो एक तार की सहायता से लटकी रहती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। इस पाठ में हम केवल चल कुंडली धारामापी का ही अध्ययन करेंगे। मतलब चल चुंबक धारामापी हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर चल कुंडली धारामापी का अध्ययन करेंगे। चल कुंडली धारामापी निम्न 2 प्रकार का होता है। अभी जो चल कुंडली धारामापी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? चल कुंडली धारामापी निम्न 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है निलंबित कुंडली धारामापी। नंबर 1 क्या है? निलंबित कुंडली धारामापी, और दूसरा है कीलकित कुंडली धारामापी। इसमें देखो नाम से स्पष्ट, निलंबित कुंडली में तो धारामापी, इस धारामापी में कुंडली लटकी रहती है, और इस धारामापी में कुंडली किसी कीलक पर व्यवस्थित रहती है। 2 इनमें मुख्यतः अंतर है। क्या क्या? निलंबित कुंडली धारामापी में कुंडली, इस धारामापी में जो कुंडली है वो एक पतले तार से लटकी होती है। किसमें? निलंबित कुंडली धारामापी में। जबकि सेकंड वाले धारामापी में कुंडली जो है वो किसी कीलक के ऊपर निश्चित रहती है। तो देखिए आप, पहला पॉइंट है निलंबित कुंडली धारामापी। क्या है? निलंबित कुंडली धारामापी। अब इसके डायग्राम को आप समझिए। डायग्राम इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसमें वास्तव में होता क्या है कि एक कच्चे लोहे का क्रोड होता है। ये क्या है? कच्चे लोहे का क्रोड। क्रोड का मतलब कच्चे लोहे का कोई टुकड़ा है, ठीक है, किसी भी आकार का वो हो सकता है। उस कच्चे लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की एक कुंडली लिपटी हुई है। कुंडली आपको दिख रही होगी। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस पैटर्न से ही तार लिपटे हुए हों, आप कैसे भी उसको लपेट सकते हो। कुल मिला के बात ये है कि लोहे, कच्चे लोहे का टुकड़ा है और उसके ऊपर तांबे के तार ये लिपटे हुए हैं।
तांबे के तार लिपटे हुए हैं। अब साथ में यहाँ एक दृढ़ आधार होता है ना, इस लाइन का मतलब होता है दृढ़ आधार, ठीक है। तो ये एक दृढ़ आधार होता है, इस आधार से ये एक वायर लटका हुआ है और ये वायर किसका है, फास्फर ब्रांच का तार। किसका तार है ये, फास्फर ब्रांच का तार है। फास्फर ब्रांच का तार की विशेषता क्या है कि ये जो है वो आसानी से मुड़ जाता है, मतलब मरोड़ी गुणांक जो है वो इसका कम होता है, थोड़े बहुत बल से ही मुड़ जाता है। अगर इसकी जगह लोहे का या तांबे का वायर लटका देते तो ये कुंडली घूम ही नहीं पाती और इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता। इसलिए फास्फर ब्रांच का तार यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इस तार के ऊपर एक दर्पण कैपिटल एम फिक्स किया हुआ है, एक दर्पण कैपिटल एम फिक्स किया हुआ है। साथ में हम देखें कि ये जो कुंडली है तो दो चुंबकों एन और एस, दो चुंबकीय ध्रुवखंडों एन और एस के मध्य व्यवस्थित होती है। साथ में ये ध्रुवखंड अवतल आकार के हैं, ये जो ध्रुवखंड हैं वो अवतल आकार के हैं। इस कुंडली के जस्ट नीचे एक स्प्रिंग एल लगी रहती है, एक स्प्रिंग एल लगी रहती है। ये स्प्रिंग जो है जब ये कुंडली घूमती है और घूमने के बाद जब करंट फ्लो करते हैं तो कुंडली घूमती है, क्लियर। जब करंट बहाना बंद कर देते हैं तो कुंडली इस स्प्रिंग के कारण वापस अपनी साम्य अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर ये T2 दिख नहीं रहा होगा, T2 और ऊपर है T1। T2 और T1 दो टर्मिनल है जिसकी सहायता से इस कुंडली को हम परिपथ में ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ये तो क्रोड है, किसका, कच्चे लोहे का, कच्चे लोहे का। बीच बीच में मोर की आवाज़ भी सुन लो आप, मोर कह रहे हैं कि बारिश आने वाली है पर आती नहीं है, ठीक है। ये कुंडली है, ये एल स्प्रिंग है और एन एस चुंबक अवतल आकार के हैं। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा इसका डायग्राम। देखो अब जो बात आपको समझाई थी वो अब यहाँ लिखी हुई है, उसको समझ लो। देखो, निलंबित कुंडली धारामापी में कच्चे लोहे का क्रोड होता है, देखा था अपने ऊपर, जिस पर धारावाही कुंडली लिपटी होती है, बिल्कुल लिपटी हुई थी। इस कुंडली का निचला सिरा स्प्रिंग एल से जुड़ा रहता है, आपने देखा था ये जुड़ा हुआ है। इस कुंडली के ऊपरी सिरे पर फास्फर ब्रांच का पतला तार होता है जिस पर एक दर्पण कैपिटल एम लगा रहता है। देखो चित्र में ये कुंडली है, ये इसके ऊपर फास्फर ब्रांच का तार जुड़ा है और इसके ऊपर दर्पण एम लगा है। तो जो चित्र में है हमने वो ऐसे के ऐसे लिखा है। आगे कह रहा है यह कुंडली ध्रुवखंड एन तथा एस के मध्य व्यवस्थित रहती है। ये देखिए ये एन है और ये एस है, इनके बीच में ये कुंडली व्यवस्थित है। धारामापी में दो टर्मिनल T1 तथा T2 लगे रहते हैं। देखिएगा ये तो T2 लगा है, ऊपर आपने देखा था T1 लगा हुआ था, तो ये दो T1 T2 लगे रहते हैं जिसकी सहायता से धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब कि जो परिपथ में जोड़ना होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो चाहिएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिएंगे, तो इसको हम वहाँ जोड़ देंगे परिपथ के अंदर, और जब परिपथ के अंदर जोड़ देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये कुंडली अपना काम शुरू करेगी। अब देखो आगे, लैंप स्केल समायोजन विधि द्वारा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लैंप स्केल समायोजन विधि, इसके नाम को आपको यूं का यूं याद करना है। इस धारामापी में उत्पन्न विक्षेप ज्ञात किया जाता है। देखता हूँ है आगे है कि नहीं है, नहीं है तो मैं यही लिख देता हूँ, ज्ञात किया जाता है। अब ये लैंप स्केल समायोजन विधि क्या है जो हम कार्य प्रणाली में पढ़ेंगे ना, ये नाम तो आपको याद करना है, करो याद, लैंप स्केल समायोजन विधि, लैंप स्केल समायोजन विधि।
2-3 बार मन ही मन में बोल के देख लीजिए, नाम याद हो जाएगा। तो निलंबित कुंडली धारामापी में किस विधि द्वारा धारामापी का विक्षेप ज्ञात किया जाता है? तो उत्तर आएगा लैंप स्केल समायोजन विधि, इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब मैं बात करूं कि ये है क्या, काम ये कैसे करता है। हालांकि कार्यप्रणाली आगे है, मैं इस चित्र में से समझा देता हूँ आपको ये बात कि काम कैसे करता है। सबसे पहले हम करते क्या है कि ये T1 और T2 जो है इसकी सहायता से इस कुंडली को परिपथ में जोड़ देते हैं। जब इसको हम परिपथ में जोड़ देते हैं तो इस कुंडली में विद्युत धारा बहने लग जाती है। जब कुंडली में विद्युत धारा बहेगी तो चूंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली में करंट I बहेगा तो क्या पैदा होगा? बल आघूर्ण पैदा होगा। बल आघूर्ण की वैल्यू हमने पिछले टॉपिक में निकाल दी, टो बराबर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मतलब जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर बल तथा बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, और उस बलाघूर्ण के कारण ये कुंडली घूमने लगती है। घूमने का मतलब समझ लो आप, देखो जैसे ये कुंडली है, नहीं दिख रहा है, बड़ा है तो छोटा करता हूँ मैं, ये कुंडली है। बलाघूर्ण का मतलब ये अपनी जगह पर ऐसे घूमना, या तो ऐसे टेढ़ी हो जाए, ऐसे टेढ़ी हो जाए, ऐसे टेढ़ी होना, मतलब ये होता है बलाघूर्ण के कारण घूमना। वैसे घूमना तो इधर उधर भी हो सकता है, पर ये अपनी जगह पे फिक्स है, केवल यूं घूमती है, ऐसे इस प्रकार से घूम रही है। तो ये कुंडली इस प्रकार से यहाँ पर घूमती है। कैसे घूमती है उसका कारण समझना, क्योंकि बलाघूर्ण पैदा हो रहा है। बलाघूर्ण पैदा होगा तो इस कुंडली पर बलाघूर्ण लग ही रहा है, और बलाघूर्ण लगने से कुंडली घूमने लग जाती है। जब ये कुंडली घूमती है तो इसके साथ ये तार भी बंधा हुआ है, तो तार भी मुड़ता है, तार भी मुड़ता है। फास्फर ब्रांच के तार की विशेषता आपको बताया था कि ये आसानी से मुड़ जाता है। अब अगर लोहे तांबे का तार होता तो इस कुंडली के बल के साथ वो तार घूम नहीं पाता, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स तो लगता नहीं है। फोर्स तो यहाँ पर क्या लगता है? कम ही लगता है, और कम फोर्स की वजह से घूमता नहीं। पर यहाँ फास्फर ब्रांच का तार है, वो हल्के से फोर्स के साथ ही या हल्के से टॉर्क के साथ ही घूम जाता है, और जब ये घूमेगा तो दर्पण M भी घूमेगा। अब अगर मान लीजिए मैं इस दर्पण M के ऊपर लाइट डालूं किसी बाह्य स्रोत से, बाह्य स्रोत से क्या डालूं, इस पर लाइट डालूं, तो इसका रिफ्लेक्शन ठीक सामने दीवार पर पड़ेगा। लेकिन जब ये कुंडली घूम जाएगी तो दर्पण भी टेढ़ा हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्शन टेढ़ा हो गया, अब ये रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि दर्पण घूम गया तो रिफ्लेक्शन भी टेढ़ा हो गया। अब रिफ्लेक्शन कितने डिग्री घूमा उसका मेजरमेंट करने के बाद हम ये पता लगा सकते थे कि धारामापी में, इस धारामापी में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये हम इसका पता यहाँ पर लगा सकते थे। ठीक है, तो ये मतलब इनिशियल स्टेज का उपकरण है। इसके बाद आगे चीज़ें आई कि ये बार बार इसमें दिक्कत होने लगी कि भाई कितने डिग्री घूम रहा है, समस्या होने लगी। तो फिर कीलक बनाया, एक संकेतक बनाया, और फिर यहाँ स्केल बनाया, उसके ऊपर रीडिंग पढ़ते हैं जो हम आज एमीटर वोल्टमीटर देख रहे हैं वैसे, पर ये उसकी ओपनिंग स्टेज है। क्लियर। तो इस प्रकार से लैंप स्केल समायोजन विधि ये है जो मैंने अभी आपको समझाया कि जब ये दर्पण घूम जाता है तो विक्षेप भी घूम जाता है, और विक्षेप के घूम जाने के कारण जो कितना डिग्री विक्षेप घूमा उसका पता लगाकर हम इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का पता लगा सकते हैं। चलो इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से। सिद्धांत इसके, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है। ये बात हमने पढ़ी थी पिछले टॉपिक में कि किसी कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टो बराबर NIAB साइन थीटा। यह मैंने इसको टो 1 लिख दिया है। क्लियर। अब थीटा बराबर 90, ये कहाँ से आया? A और B के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री है। कैसे, ये भी समझा दूँ? तो देखो आप, ये 90 डिग्री कोण भी समझ लो भाई। ये N सिरा था और ये S था, तो B की दिशा तो होगी N से S की ओर, ऐसे। क्लियर। यहाँ से चलकर इसकी ओर ऐसे दिशा होगी, तो B की दिशा तो होगी N से S की ओर। और किसी भी कुंडली की जो दिशा होती है या किसी क्षेत्रफल की दिशा होती है, उसके क्षेत्रफल की या उसके पृष्ठ की लंब दिशा में होती है। तो देखो ऐसी कुंडली है तो इसका लंबवत क्या रहेगा? लंब दिशा क्या रहेगी? ऊपर की ओर।
क्या रहेगी, ऊपर। जैसे मान लो ये कुंडली है, कोई कहेगी इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लोगे, क्लियर। पर कोई क्षेत्रफल की दिशा बताओ, तो आप क्या करोगे कि भाई इसका जो ये जो आकार है, इसका लंबवत दिशा इसके क्षेत्रफल की रहेगी ऊपर की ओर, नीचे की ओर भी हो सकती है लंबवत। मतलब कि जैसे मैं अगर ढक्कन से दिखाऊं तो ये कुंडली है और ये 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ इस बी में, ये तो हो गया इधर से इधर, तो बी ए हो गया इसके क्षेत्रफल की दिशा जो किधर है, इस ढक्कन के अनुसार ऊपर की ओर है, क्लियर। तो बी और ए के बीच कितना कोण बनेगा, देखो ये देखो, ये तो है बी, पेन तो बी है, और ये क्या, ढक्कन क्या आपका ए है, और ढक्कन ए है तो कोण कितना बन गया, 90 डिग्री का। ये मैंने यहाँ पर इसी वजह से यहाँ लिखा था कि थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और साइन 90 क्या होता है, 1। तो ये टोवन बराबर हो गया NIAB समीकरण नंबर फर्स्ट। जब कुंडली घूमती है तो फास्फर ब्रांच के तार में ऐंठन उत्पन्न होती है। ये ऐंठन क्या चीज़ है, देखो ये पेन है ना, कोई इसको इधर से पकड़ के ऐसे मोड़े, और मैं इसको इस अंगूठे से मैं इधर घुमा रहा हूँ, इस अंगूठे से मैं इसको इधर घुमा रहा हूँ, तो अगर ज़्यादा ताकत से घुमाऊंगा तो ये पेन मुड़ जाएगा। ये तो थोड़ा कठोर है, मुड़ नहीं पा रहा मेरे से। अगर कोई रबड़ वगैरह की कोई चीज़ होती है ऐसी, तो मुड़ जाती, मतलब कि उसमें मरोड़ उत्पन्न हो जाता। किसी का हाथ मोड़ देते हैं तो हाथ मुड़ जाता है, टूट भी जाता है कई बार। तो हाथ क्यों मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है, मरोड़ी गुणांक लगाते हैं अपन उसमें, मरोड़ी बल लगाते हैं मोड़ने के लिए। तो ये ऐंठन है। तो जब वो कुंडली घूमती है तो फास्फर ब्रांच के तार में इस प्रकार से ऐंठन उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक बल युग्म उत्पन्न होता है। ये बल युग्म कौन सा है कि भाई जब कुंडली घूम रही है, तार में जो ऐंठन हो रही है, तो वो तार जो है वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करता है। अगर मान लीजिए मैं इसको घुमाऊं, मान लो घूम जाए, छोड़ने पर ही वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास अवश्य करेगा। तो फास्फर ब्रांच का तार जो है मुड़ तो जाता है, लेकिन ये वापस आने का प्रयास जरूर करता है, और वापस आने का प्रयास करता है वो, उसके कारण एक बल युग्म उत्पन्न होता है, और उसका मान हो गया टोटू बराबर C5, जहाँ फाई क्या है, उत्पन्न ऐंठन कोण, मतलब कि कितना डिग्री इसको घुमाया, 2 डिग्री घुमाया, 3 डिग्री घुमाया, 4 डिग्री घुमाया, वो तो है फाई। और सी क्या है, एक गुणांक है, एकांक ऐंठन कोण के लिए गुणांक लिखा नहीं इसमें, तो यहाँ लिख देता हूँ, सी बराबर है एकांक ऐंठन के लिए बल युग्म, ये होता है सी, ठीक है। फाई का मान जब 1 हो जाएगा तो एकांक ऐंठन हो गया, और इसके लिए ये बल युग्म सी, ये सी जो है वो बल युग्म टोटू के बराबर है। अब ये दोनों बल युग्म वायर पर लग रहे हैं, देखो कौन कौन से, वो कुंडली तो इसको मान लो घुमाने का प्रयास कर रही है राइट हैंड साइड, ये तार जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने का प्रयास कर रहा है, दोनों बल आगुण लग रहे हैं, उसके बावजूद भी कुंडली घूमी हुई है और अपना पाठ्यांक दे रही है। इससे साबित हो रहा है कि उस पोजीशन में टो1 और टो2 क्या है, इक्वल है, तभी ऐसा संभव है। तो संतुलन की स्थिति का मतलब क्या हो गया, वो स्थिति जिसमें वो पाठ्यांक दिखा रही है। तो संतुलन की स्थिति में टो1 बराबर क्या रहेगा, टो2, और टो1 बराबर टो2 होगा, तो टो1 की वैल्यू क्या है, NIAB यहाँ लिख दो, समीकरण 1 व 2 से NIAB, और टो2 का मान क्या हो गया, C5, क्लियर। तो I बराबर क्या हो गया, C/NAB इंटू 5, भाई इसके नीचे चला ही जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, इस C/NAB को K लिख दिया, नियतांक, नया नियतांक लिख दिया हमने सिंप्लिसिटी के लिए, ये कोई नया नियतांक मान लिया। तो I बराबर क्या हो गया, K5, या I प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 5। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। हम जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा, ये बात यहाँ लिखिए। अतः धारामापी में प्रवाहित धारा I, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, प्रवाहित धारा I यहाँ लिखा जाएगा, उत्पन्न विक्षेप फाई के समानुपाती होता है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अपन त्रिज्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में वैसे जिक्र नहीं किया मैंने, चलो फिर बता देता हूँ। त्रिज्य क्षेत्र क्या होता है,
ये समझो। त्रिज्य क्षेत्र हालांकि शायद मेरे हिसाब से कभी एग्जाम में पूछा हुआ तो नहीं है, पर इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जानकारी समझना। देखो इसके अंदर, कुंडली के अंदर जो हमने चुंबक बनाए थे ना, वो ऐसे बनाए थे, थोड़ा वक्रित ऐसा, ठीक है, ऐसे वक्रित बनाए थे। अब इसका फायदा क्या है वो देखो, कि जब इसके बीच में जो कुंडली है ना, अगर मान लो ये सीधा होता बिल्कुल ऐसा, एन और एस, अगर ये ऐसा होता और ये कुंडली होती, तो इस समय तो ये तो बी था और ए इसका ऊपर की ओर था, ये तो था आपका बी वेक्टर, ए था ऊपर की ओर, बन गया 90 डिग्री का कोण, है ना, काम हो गया। लेकिन जब ये कुंडली घूम जाती, जैसे मान लो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इधर झुक गई, उस समय थोड़ा सा इधर झुकने पर ए की दिशा तो ये हो जाएगी, बी वो का वो पहले वाला था ही, तो अब ये 90 डिग्री का कोण नहीं बढ़ेगा और सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो सदैव इन कुंडली के क्षेत्रफल और इस चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच में सदैव चुंबकीय 90 डिग्री का कोण बनाए रखने के लिए ये जो ध्रुव खंड होते हैं इनको इस आकार में काट देते हैं, ऐसे इस आकार में इसको क्या कर देते हैं हम, काट देते हैं। और ऐसे जो अवतल आकार के जो ध्रुव खंड है, क्या बोलते हैं इनको, अवतल आकार के जो ध्रुव खंड हैं, ये वास्तव में त्रिज्य क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसका कारण समझो, जैसे मान लो ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखा निकलेगी ऐसे, ठीक है, यहाँ से बल रेखा निकलेगी ऐसे, यहाँ से सीध की सीध रहेगी, फिर और भी बना सकते हैं ऐसे, इधर और भी बना सकते हैं ऐसे, जो भी है, ठीक है। जबकि इसमें सारी सीधी रहेंगी। तो जब कुंडली घूमती है, ऐसे त्रिज्य क्षेत्र का फायदा ये है कि जब कुंडली घूमती है तो भी इस बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाए रखती है ये, क्या, ऐसा त्रिज्य क्षेत्र। इस आकार के फायदा ये है कि अगर ये सीधा होता तो रुकी हुई अवस्था में ही बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के लंबवत होता, पर ये त्रिज्य आकार के होने कारण ये बी और ए कुंडली के घूमने के दौरान भी 90 डिग्री का कोण बनाए रखता है। ये त्रिज्य क्षेत्र है। देखो कुंडली के क्षेत्रफल कैपिटल ए की स्थिति तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के बीच 90 डिग्री का कोण बनाए रखने के लिए, वही बात आ गई, त्रिज्य क्षेत्र उपयोग में लिए जाते हैं। इसके लिए ध्रुव खंड अवतल आकार के लिए जाते हैं। बिल्कुल ये बात मैंने आपको समझा दी थी। अगला टॉपिक देखिए, धारामापी की सुग्राहिता। ये सुग्राहिता में ऐसा से आएगा, कैसा, ऐसा, ठीक है। इसमें गलत लिख रखा है, ये भी सुग्राही को गलत लिख रखा है, सुग्राही ऐसे आता है। अब इस सुग्राहिता को पढ़ने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। तराजू आप सबने देखी है, तराजू देखिए, तराजू में जैसे मान लो किसान जो है वो आजकल तो कंप्यूटर कांटे चल गए जिसमें हम तोल लेते हैं गेहूँ वगैरह, पूरी बोरी की पूरी साथ तोल जाती है, 50 किलो साथ तोल लेते हैं। आजकल तो कोई नापता भी नहीं है, सीधा 51, 52, 53 जो भी 41, 45 जो भी कांटे पे रखते हैं तोल लेते हैं। अब तो ये समस्या ख़त्म हो गई। पुराने टाइम में एक तराजू आया करती थी, शायद अब तो कई घरों में होगी भी। इस प्रकार से यहाँ 3-3 डंडियाँ आया करती थी, इनके साथ रस्सी लटकी रहती थी और ऐसी तराजू होती थी। किसान इससे गेहूँ तोलता था, इधर तो 5 किलो का बाट रखता था और इधर गेहूँ डालता था, उल्टा पुल्टा भी कर सकता था। अब मान लीजिए आपने 5 किलो का बाट रखा और उसके बराबर गेहूँ तोल लिया, क्लियर। अब बराबर है बिल्कुल, डंडी था फिक्स 5 किलो है। अब आपने 2-3 दाने गेहूँ के उठाए और इसमें डाल दी, 2 ही दाने डाले, केवल ही 2 दाने। गेहूँ के 2 दानों के डाल देने से क्या ये डंडी झुक जाएगी? नहीं, इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो तराजू है वो गेहूं के 2 दानों का वजन नापने में असमर्थ है। अब उन्हीं 2 दानों को लेकर आप किसी सुनार के पास जाएं और सुनार की जो सोना तोलने की जो मशीन है उसमें 2 दाने डाल दें, एक भी डाल दो तो एक का भी वजन बताएगी, वो आधे दाने का भी वजन बताएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सुनार की जो तराजू है वो ज़्यादा सुग्राही है। क्या है? ज़्यादा सुग्राही है। किसकी तराजू से? किसान की तराजू से। क्यों? क्योंकि सोना ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा कॉस्टली है सोना, इस वजह से उसमें तो मिलीग्राम का भी फर्क पड़ जाता है और यहाँ गेहूँ में ग्रामों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ये महंगा नहीं है।
तो वो उपकरण जो कम से कम वैल्यू को भी माप ले क्या कहलाता है, वो ज़्यादा सुग्राही होता है। सीधी सी बात है। ऐसा धारा मापी जो कम से कम धारा के मान को भी माप ले वो क्या कहलाता है, धारा मापी कहलाता है। क्लियर। अब कम से कम धारा को भी माप ले, इससे क्या तात्पर्य है वो भी समझो आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा धारा मापी है जिसमें पाठ्यांक देखो कैसे हैं, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.5 हो गया, तो यहाँ 0.25 ही कर लेता हूँ, चलो 5 कर लेता हूँ, 1.0 है और यहाँ 1.5 है। क्लियर। ऐसा को धारा मापी है मेरे पास और इनके बीच में 1 2 3 4 5 1 2 3 4, चलो फिट नहीं बैठा, मैं आपको वैसे बताता हूँ, थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ, नहीं तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 0 है, ठीक है, यहाँ 0.25 क्लियर, फिर यहाँ 0.5 क्लियर, फिर यहाँ 0.75 और अब लास्ट है 1.0 और यहाँ नीडल है, संकेतांक है, और मान लीजिए संकेतांक यहाँ जा रहा है। क्लियर। अब इन दो के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दो के बीच में 10 खाने सभी के बीच में। दूसरा धारा मापी मेरे पास ऐसा है, उसमें पाठ्यांक ऐसे हैं 0, फिर यहाँ 1 2 3 और 4। अब मान लीजिए 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित मैंने की, तो इस धारा मापी में तो पाठ्यांक ये आएगा, क्यों ये आएगा 1 एम्पियर के लिए, और इसमें 1 एम्पियर के लिए पाठ्यांक यहाँ आएगा। मतलब ये जो धारा मापी है वो समान धारा के लिए ज़्यादा विक्षेप दर्शा रहा है। इसका फायदा क्या मिला, अगर आप 1 एम्पियर का 10वां हिस्सा भी यहाँ 10वीं के 100वां हिस्सा भी अगर आप प्रवाहित करोगे तो इसमें पाठ्यांक आ जाएगा। जैसे मान लो 1 एम्पियर में ये 10 20 30 40 खाने खिसक रही है, ठीक है, तो 1 2 खाना खिसक ही जाएगी आराम से। अगर आप 0.1 एम्पियर भी प्रवाहित करोगे ना, तो यहाँ तो 0.25 था, तो 0.1 के लिए इसका भी आधा से कम इतना पाठ्यांक तो आ ही जाना चाहिए, लगभग 2-3 खाने तो खिसक ही गए 0.1 एम्पियर के लिए, और यहाँ पर 0.1 के लिए केवल 1 खाना खिसकेगा, ठीक है, 0.1 एम्पियर के लिए। अब 0.1 के लिए इसमें 2 खाने खिसक रहे हैं, अब इसका भी आधा करो, 0.05 इसका आधा, भाई 0.1 का आधा होता है या 10 का आधा होता है 5, 10 का आधा क्या होता है 5, तो 10 के लिए 1 खाना खिसक जाएगा, और ये 10 के 10 के लिए 1 खाना इसमें खिसक रहा था। अब यहाँ अगर आप 0.5 एम्पियर प्रवाहित करोगे तो इसमें तो कोई खाना नहीं खिसकेगा। इसका मतलब ये कम वैल्यू को नहीं माप पा रहा है और ये कम वैल्यू को माप पा रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा सुग्राही है। क्या है ये? ज़्यादा सुग्राही है और ये कम सुग्राही है। क्लियर? तो ये कम सुग्राही, इसका मतलब वह धारा मापी अधिक सुग्राही होगा जो समान विद्युत धारा के लिए अधिक से अधिक विक्षेप दर्शाता हो। ये बात यहाँ लिखिए, वह धारा मापी जिससे कम वोल्टता या धारा प्रवाहित करने पर अधिक विक्षेप प्राप्त होता हो वह धारा मापी अधिक सुग्राही कहलाता है। छोटी सी बात ही समझाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, आपको ध्यान देना होगा। अगला टॉपिक है धारा सुग्राहिता। मतलब ये तो अपने को पता लग गया कि वह सुग्राहिता जो है वो किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, ये बात तो अपन समझ गए। क्लियर? कि वह जिसमें ज़्यादा विक्षेप आएगा समान धारा के लिए वो ज़्यादा सुग्राही है, जिसमें कम विक्षेप आएगा वो कम सुग्राही है। अब बात करें कि हम सुग्राहिता को कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है सुग्राहिता का। फॉर्मूले के लिए देखो आप, I बराबर C/NAB। भाई ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो phi/I बराबर हो गया ये भाई, फाई इसके नीचे में I लिया है, phi/I बढ़ गया, ये इधर चला गया NAB/C बन गया। तो धारा सुग्राहिता बराबर हो गया phi/I NAB/C, और इसको लिख दिया मैंने 1/K।
तो देखो इसमें देख समझना आप, एकांक धारा के लिए फाई, एकांक धारा के लिए जिसका फाई ज़्यादा उसकी सुग्राह्यता ज़्यादा, मतलब जिसका विक्षेप ज़्यादा उसकी सुग्राह्यता ज़्यादा। ये तो बात हुई ना। इसका मतलब ये धारा सुग्राह्यता को फाई बटा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब धारा सुग्राह्यता की अगर मैं बात करूं तो क्या नीचे आएगा, धारा नीचे आएगी, फाई ऊपर आएगा। नीचे एक चीज़ और है वो भी देख लो, वोल्टता सुग्राह्यता का मतलब होता है नीचे वोल्टता आएगी ऊपर धारा, ऊपर फाई आएगा। तो धारा सुग्राह्यता कह दो तो फाई बटा आई, वोल्टता सुग्राह्यता कह दो तो फाई बटा वी। मतलब कि जिसकी सुग्राह्यता है ना, धारा की है तो धारा नीचे, वोल्टता की है तो वोल्टता नीचे, फाई को हमेशा ऊपर ही रहना है, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये हो गया फाई अपॉन आई वास्तव में क्या है, धारा सुग्राह्यता है। तो धारा सुग्राह्यता फाई अपॉन आई बराबर क्या हो गया, NAB अपॉन C हो गया। अब बात करें कि धारा सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस फॉर्मूले की सहायता से देखो। पर जिसके लिए फाई अपॉन आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सुग्राह्यता भी ज़्यादा होगी। और फाई अपॉन आई की वैल्यू ज़्यादा कैसे होगी, जब ये ऊपर की जो संख्या है ना, N है, A है, B है, ये ज़्यादा होंगे। जब ये वैल्यू ज़्यादा होंगी तो ये वैल्यू भी ज़्यादा होगी, धारा सुग्राह्यता ज़्यादा होगी। तो देखो किसी धारामापी की सुग्राह्यता को निम्न प्रकार बढ़ाई जा सकती है। नंबर 1, कुंडली में फेरों की संख्या N को बढ़ाकर, मतलब उस कुंडली में जितने ज़्यादा फेरे रहेंगे वो उतनी ही ज़्यादा सुग्राही वाली धारामापी तैयार होगा। दूसरा, कुंडली के क्षेत्रफल A को बढ़ाकर, क्षेत्रफल A को बढ़ाकर जितनी बड़ी कुंडली उतनी ज़्यादा सुग्राही। आरोपी चुंबकीय क्षेत्र B के मान को बढ़ाकर, जितना भारी चुंबक लगाओगे उतना ज़्यादा सुग्राही। और इस C नीचे था तो ये अपोजिट रहेगा, और C के मान को कम करके, C की वैल्यू कम करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो 4 तरीके हैं इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए। तो देखो C के मान को कम करने के लिए ही फास्फर ब्रांच का पतला तार उपयोग में लिया जाता है। ये रीजन है कि फास्फर ब्रांच का तार हम यहाँ पर काम में लेते हैं। अब बात करते हैं वोल्टता सुग्राह्यता की। वोल्टता सुग्राह्यता में वही बात, फाई अपॉन वी हो जाएगा। देखो किसी धारामापी के सिरों पर एकांक वोल्टता, वी नीचे था तो एकांक वोल्टता आएगी। जो संख्या नीचे होती है ना उसको एकांक मानते हैं परिभाषा लिखते समय, ये आप गांठ लगा के बांध लें। तो एकांक वोल्टता आरोपित करने पर उत्पन्न विक्षेप को वोल्टता सुग्राह्यता कहते हैं। तो देखो एकांक वोल्टता V आरोपित करने पर उत्पन्न विक्षेप फाइव को क्या कहते हैं, वोल्टता सुग्राह्यता कहते हैं। तो वोल्टता सुग्राह्यता बराबर क्या हो गया, फाई अपॉन वी हो गया है। क्लियर। एक टॉपिक और है वो देखो इस टाइप का कि धारामापी का दक्षतांक क्या है। दक्षतांक में थोड़ा अपोजिट सिस्टम है। अपन ने जो सुग्राह्यता पढ़ी थी ना उसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है दक्षतांक। मतलब धारामापी का जो सुग्राह्यता है ना उसका अपोजिट होता है, उसका इन्वर्स होता है धारामापी का दक्षतांक। इसका मतलब ये होता है दक्षतांक को अगर वैसे हम अनाड़ीपणे में देखें थोड़ा सा कि दक्षतांक होता क्या है, तो देखो आप इसमें एक खाना दिख रहा है ना आपको, यहाँ 1.5 तक की करंट इसमें फ्लो हो सकती है। अब सुई जो है वो एक खाना दिखा दे, उस एक खाने को दिखाने में कितनी धारा इसमें प्रवाहित करनी पड़ेगी या वोल्टता, कितनी धारा या वोल्टता इसमें लगानी पड़ेगी ताकि इसमें एक विक्षेप आ जाए, सिर्फ एक खाने का विक्षेप आ जाए, वो क्या कहलाएगा, दक्षतांक कहलाएगा। और सुग्राह्यता क्या थी, एकांक धारा प्रवाहित, उसमें आई नीचे था, उसमें आई क्या था, नीचे था, और फाई क्या था, ऊपर था। तो उसमें सुग्राह्यता में तो धारा आई का मान क्या लेंगे हम, एकांक लेंगे, 1 एम्पियर लेते थे। अब एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप की मात्रा को क्या कहते हैं, धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। दक्षतांक में उल्टा सिस्टम है कि एक खाना अर्थात खानों की संख्या फाई नीचे, प्रवाहित धारा को अर्थात आई का मान। तो इसको आप रटना नहीं है, दक्षतांक का मतलब होता है एक खाना प्रवाहित करने के लिए आवश्यक धारा को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। तो एक खाना इसका मतलब फाई नीचे, जो एक लेंगे वो नीचे आएगा, बची संख्या ऊपर, तो आई ऊपर। तो देखो किसी धारामापी में एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा के मान को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। तो धारामापी का दक्षतांक क्या होता है, एक बटा धारामापी की सुग्राह्यता होता है। क्लियर। तो धारामापी का दक्षतांक एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, धारामापी दक्षतांक को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और सुग्राह्यता को SI सिंबल है तो सिर्फ SI मतलब धारामापी की सुग्राह्यता।
एस आई की वैल्यू फाई अपॉन आई होती है, जो आती है फाई अपॉन आई होती है एस आई की वैल्यू, ठीक है। उल्टा करें तो आई अपॉन फाई, वही बात आ गई, मतलब कि उसमें तो फाई अपॉन आई था, इसमें आई अपॉन फाई, या एक्स बराबर आई अपॉन फाई, और आई अपॉन फाई का हिसाब देखें ना तो ये हो जाएगा सी अपॉन एन ए बी। कैसे, यहाँ पर ने देखा था फाई अपॉन आई तो क्या था, ये देखो एन ए बी अपॉन सी था, फाई अपॉन आई बराबर तो ये था वो है आई अपॉन फाई, तो ये हो गया सी अपॉन एन ए बी। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब तक का सबसे बड़ा वीडियो हमारा ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे उतारें, समझें, 2 बार वीडियो को देखें, अच्छे समझ में आने के बाद पीडीएफ लिंक से इसका पीडीएफ डाउनलोड करें और डाउनलोड करके अपने नोट्स को कंप्लीट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए कंप्लीट 12th क्लास का सिलेबस लेकर आता रहूँगा। 11th क्लास का वीडियो भी मैंने शुरू कर दिए हैं। आप 11th क्लास के जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में हैं उन्हें भी अपने चैनल से जोड़िए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।